हेलो बच्चों। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने फिजिक्स के कोर्स में। और अब हम लोग चाल और वेग करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने बोर्ड पे और चाल और वेग शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। पिछली क्लास में हम लोगों ने दूरी, विस्थापन, उसके आधार पर सदिश राशि, अदिश राशि, ये सारी बातें हो गई थी, ठीक है ना। अब हम लोग एक एक यहां से पढ़ते जाएंगे भौतिक राशियां और उसके बारे में डिटेल में बात करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है ना। तो चाल और वेग क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर लिखेंगे। पहले समझ लो, पहले अपने कान के पर्दे को खोलो और थोड़ी सी बातें समझो। चाल क्या है, क्या मतलब, मैं इसके मतलब भी समझाऊंगा चाल और वेग क्या है। फिर मैं आप लोगों को यही आगे चल के समझाऊंगा कि ये दोनों अभी हमारे लिए समान है। पहले अंतर समझो। देखो, जैसे दूरी और विस्थापन दो शब्द होते हैं ना। एक होती है दूरी और एक है विस्थापन। तो दूरी क्या होता है, दूरी क्या होता है कि हमने टोटल कितनी लंबाई कवर किया, टोटल कितनी लंबाई हम चले, टोटल कितनी लंबाई हमने तय किया, कितनी दूरी हमने तय की, वो आपकी दूरी कहलाती है, ठीक है ना। तो उस दूरी को तय करने में कुछ समय भी लगा होगा ना। अरे, मेरे कहने का मतलब है कि आप ए से बी तक जाना चाहते हो, तो आप पहले ऊपर गए, फिर इधर गए, फिर नीचे गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे आ गए। मान लो हमारा जैसा मन हुआ वैसे हम चले गए, हमारी मर्जी है ना, हम ऐसे आ गए। तो हम टोटल दूरी चले होंगे, तो इस दूरी को तय करने में हमें कुछ समय भी तो लगा होगा ना। तो दूरी को, किसी भी वस्तु के द्वारा दूरी को तय करने में, कुल दूरी को तय करने में, जितना दूरी वो तय करे और जितना वो समय ले उस दूरी को तय करने में, इन्हीं दोनों के अनुपात को चाल कहते हैं। तो चाल क्या है कि हमने कितना दूरी तय किया, हमने कितना दूरी तय किया, कुल दूरी भी लिख सकते हो, कुल दूरी या दूरी बटा इस दूरी को तय करने में हमें कितना समय लगा। अभी सिर्फ समझो, लिखना नहीं, आगे मैं लिखवाऊंगा। समझो सिर्फ। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, यहां से यहां तक इसका कुछ विस्थापन भी तो हुआ है। ए से बी तक जाने पर इसका विस्थापन भी तो हुआ है, ये जैसे यहां से यहां तक। तो ये विस्थापन जो हुआ, ये विस्थापन जो हुआ, इसमें भी समय लगा। अरे, विस्थापन होने में समय लगा ना। जैसे यहां से मान के चलो गाड़ी शुरू हुई, कोई एक गाड़ी है जो यहां से चलना शुरू हुई, चारों तरफ घूमते घामते 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 यहां तक पहुंची, तो कुछ समय लगा होगा। दूरी को तय करने में जितना समय लगा उतना ही समय विस्थापन में भी लगा होगा ना इस केस में। तो समय यहां पर भी लगा। तो विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। तो वेग क्या होता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंच गए तो तुम्हारा टोटल विस्थापन कितना हुआ और उस विस्थापन में तुम्हें कितना समय लगा, इन दोनों का अनुपात वेग कहलाता है, ठीक है ना। तो वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। अभी सवाल कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। पहले ये नोट करो, जो चीजें मैं नोट करवाने जा रहा हूं ये पहले नोट करो सभी लोग, सभी लोग ये नोट करें। चाल क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगने वाला कुल समय के अनुपात को चाल कहते हैं, जो अभी मैंने पीछे बताया। यानी कि चाल क्या हो गया हमारा? चाल हो गया तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी या दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में
लगा समय, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। शॉर्ट में हम लोग ऐसे ही हमेशा लिखेंगे। लेकिन आपको मन में क्या याद होना चाहिए? मन में याद होना चाहिए कि ये कुल दूरी है ऊपर और नीचे है उस दूरी को तय करने में लगने वाला समय। ठीक है ना? चाल बराबर दूरी बटा समय। ओके, तो दूरी को हम लोग मीटर में नापते हैं ना, दूरी को हम लोग मीटर में नापते हैं और समय को हम लोग सेकंड में नापते हैं। एसआई मात्रक यही होता है, तो इसीलिए चाल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? चाल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा भाई? दूरी का मीटर होता है और समय का सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। दूरी अगर किलोमीटर में दिया है और समय अगर घंटा में दिया है तो किलोमीटर पर आवर भी इसका मात्रक होगा, लेकिन एसआई नहीं। कहने का मतलब यह है कि एसआई मात्रक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, जिसको कि सब कोई माने, जिस पर के सवाल सॉल्व हो। बाकी कहने को तो कुछ और भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग दूरी को किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं ना, माइल्स में, मील्स में भी नाप सकते हैं, किसी चीज में नाप सकते हैं। और समय को घंटा में, मिनट में, सेकंड में, किसी चीज में नाप सकते हैं, दिन में। तो मेन मीटर पर सेकंड है, बाकी आपको जैसे बदलना है वैसे बदल सकते हो। इसीलिए मैं अभी एक टॉपिक पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से किसी एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदला जाता है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो चाल का ऐसा ही मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड, बाकी हम लोग किलोमीटर पर आवर भी कह सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ओके, एक टर्म और यूज होता है चाल के बारे में, कहते हैं लोग कि औसत चाल क्या होता है? औसत चाल क्या है? ये औसत चाल देखिए, अगर मान के चलिए किसी वस्तु ने अलग अलग दूरी कवर की है अलग अलग समय लेकर। जैसे उसको दिल्ली से पटना जाना था या पटना से दिल्ली जाना था, तो वो पटना से चला, ठीक है, गोरखपुर जाकर रुक गया। फिर उसके बाद दूसरे राउंड में वो गोरखपुर से चला, कानपुर जाकर रुक गया। फिर तीसरे राउंड में वो कानपुर से चला और दिल्ली जाकर रुक गया। तो उसने 3 बार अलग अलग दूरी कवर की अलग अलग समय में। मान के चलिए कि पटना से गोरखपुर जाने में उसको 10 घंटे का समय लगा, गोरखपुर से कानपुर जाने पर उसको 5 घंटे का समय लगा, कानपुर से दिल्ली जाने में उसको 8 घंटे का समय लगा। तो वो अलग अलग समय में कुछ कुछ दूरियां तय कर रहा है। तो इस तरीके का अगर सवाल आ जाए तो वहां पे हम लोग औसत चाल निकालते हैं और कहेंगे कि टोटल दूरी बताओ, टोटल दूरी। सिर्फ अब हमें थोक में ऐसे ऐसे मत बताओ, टोटल दूरी बताओ। तो तुम कहोगे पटना से गोरखपुर 200 किलोमीटर, गोरखपुर से कानपुर 250 किलोमीटर, कानपुर से दिल्ली 300 किलोमीटर। तो ये टोटल कितना हो गया? 200, 250, 300। और और क्या कहोगे कि हमें टोटल समय बताओ कि कितना लगा। तो कहोगे कि पहले 2 घंटे, पहले 10 घंटे, फिर 5 घंटे, फिर 8 घंटे। इस तरीके का आप समय बताओगे। तो औसत चाल कब निकालते हैं? जब हमें अलग अलग समय दिया जाए, अलग अलग दूरी तय करने का हमें दिया जाए, मतलब हमने अलग अलग दूरी तय की हो अलग अलग समय में, और उन सबको मिला के हमें चाल बतानी हो कि औसत चाल क्या थी तुम्हारी, तब हम लोग वहां पे औसत चाल लगाते हैं। वरना मैक्सिमम जगह हम लोग सिर्फ चाल ही लगाते हैं। चाल क्या होगा? दूरी बटा समय। चाल क्या होगा? दूरी बटा समय। औसत चाल क्या होगा? कुल दूरी बटा कुल समय। खत्म। हमने कुल कितनी दूरी कवर की और कुल समय कितना लगा, वो हो गया आपका औसत चाल। तो अगर कोई भी औसत चाल पूछे तो कुल दूरी, अभी इस पर भी मैं सवाल कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुल दूरी बटा कुल समय। खत्म। बस।
समझ में आ रही है ना? जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां करो, एक छोटा सा एग्जाम्पल करो चाल को समझने के लिए। जैसे एग्जाम्पल है, मान के चलो रांची से पटना की दूरी, रांची से पटना की दूरी 414 किलोमीटर है और ट्रेन 9 घंटे का समय लगाता है। 9 घंटे का समय लगाता है, तो चाल बताइए क्या होगा? आगे क्या चाल क्या होगा? उत्तर। कितना आसान सवाल है, लेकिन मैं यहां पे आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे जो चाल होगा ये क्या होगा? दूरी बटा समय। लेकिन मैं यहां पे चाल निकालूं या औसत चाल निकालूं, दोनों सेम बात है। देखिए 11वीं क्लास में इस बात को बहुत डिटेल में समझाया जाता है और अच्छे से क्लियर हो जाती है, लेकिन यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि चाल औसत चाल में कोई खासा अंतर नहीं होता अभी के लिए। कब अंतर आता है? कब अंतर आता है? अभी तो हमने कहा कि रांची से पटना की दूरी 414 किलोमीटर है और ट्रेन 9 घंटे में इसको कवर कर ले रही है, तो हमारे पास एक दूरी है और एक समय है। तो हम लोग चाल निकाले तो या औसत चाल निकाले तो सेम बात है। लेकिन मैं कहूं कि पहले हम रांची से चले, फिर किसी एक जगह पर रुके, फिर वहां से चले तो दूसरी जगह पर रुके, फिर वहां से चले तब जाकर रांची पहुंचे, तो हम क्या करेंगे? फिर 2-3 जगह यानी 2-3 दूरी निकालेंगे और उन 2-3 दूरी को कवर करने में समय निकालेंगे। तो हमें कुल दूरी भी जोड़ना होगा और कुल समय भी जोड़ना होगा, तब वहां पे ज्यादा अच्छा होता है कि औसत चाल शब्द का प्रयोग करो, वरना नॉर्मली जनरली हम लोग सिर्फ चाल शब्द का ही प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे औसत चाल भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा सही क्या रहेगा? चाल। तो रांची से पटना की दूरी 414 किलोमीटर है और ट्रेन 9 घंटे का समय लगाता है, तो चाल क्या होगा या औसत चाल क्या होगा? तो दूरी बटा समय। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी हो गया 414 और समय हो गया 9। 414 बटा 9 करोगे, ये किलोमीटर में है और ये घंटा यानी आवर में है, तो जब कटाओगे तो ये आ जाएगा 9 चौके 36 और 9 छक 54, 46 किलोमीटर पर आवर। 46 किलोमीटर पर आवर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब थोड़ा सा वेग के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? वेग के बारे में थोड़ा सा बात कर लीजिए। वेग क्या होता है? देखिए, अभी मैंने बताया था कि किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक जाने पर होने वाला विस्थापन और इस विस्थापन में लगने वाला कुल समय के अनुपात को वेग कहते हैं। जैसे हम यहां पे ए पे हैं, हम कैसे भी कर करके हम यहां बी तक पहुंच गए, ठीक है ना? हम ऐसे करके यहां बी तक पहुंच गए, तो विस्थापन क्या होगा कि ये दूरी कितनी है, ये टोटल दूरी कितनी है और इस यहां से यहां तक पहुंचने में हमें कितना समय लगा, इन दोनों का अनुपात होगा विस्थापन। क्या बात समझ में आ रही है ना? अगर हम डायरेक्ट इधर से इधर चले जाते तो हमारा समय कम लगता, यानी हमारा वेग ज्यादा हो जाता, और हम बहुत ज्यादा घूम घाम के जा रहे हैं यानी हमारा समय ज्यादा लग रहा है, यानी कि वेग कम हो जाएगा। क्लियर है ना? देखिए, तो वेग का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई साहब? वेग का फॉर्मूला बनेगा विस्थापन। क्या बनेगा? विस्थापन बटा समय या कुल समय। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन भी मीटर में हम लोग निकालते हैं,
अरे किसी का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना विस्थापन हुआ, मीटर में ही लंबाई कितना खसका मीटर में, और इसको सेकंड में। तो यानी कि इसका भी जो एसआई मात्रक होगा, वेग का भी जो एसआई मात्रक होगा वो कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। पहली बात। ओके, दूसरी बात समझिए, अब यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोग अपने कोर्स में हमेशा सीधा चलेंगे, मतलब हमें ए से जाना है बी तक, तो हम लोग कभी भी टेढ़ टाढ़ नहीं जाएंगे। सवाल जब भी हम लोग करेंगे तो हो सकता है सवाल आपको टेढ़ टाढ़ दे दिया जाए, लेकिन इसका जब हम लोग कहीं यूज करेंगे ना तो हमेशा सीधा जाएंगे, यानी कि हम सीधा ऐसे जाएंगे। तो यानी कि हमारी दूरी जो होगी वहीं विस्थापन हो जाएगी। हमारी जो दूरी, जितनी हम दूरी जाएंगे उतना ही हमारा विस्थापन भी हो जाएगा, यानी कि हमारा जो चाल होगा वो हमारा वेग के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम लोग अपने कोर्स में दूरी और विस्थापन एक ही मानेंगे, चाल और वेग एक ही मानेंगे। क्या बात समझ में आ गई? क्योंकि हमेशा हम लोग सीधी लाइन पर चलेंगे, हमेशा सीधी लाइन पर चलेंगे। तो ज्यादातर समय वेग शब्द का ही प्रयोग करेंगे, या हम लोग चाल भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय हम लोग वेग शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो ये बात अब ध्यान में रख लीजिए कि हम लोग 9वीं ही नहीं, जब 11वीं में भी आप लोग पढ़ोगे ना तो 11वीं में भी चाल और वेग को एक ही माना जाएगा। अब समझ में आ रही है ना? चलिए, अब यहां पे कुछ बातें हम लोग जरा नोट कर लेते हैं। अब मैं चाल बोलूं या वेग बोलूं, ये क्या हो जाएगा, कुल दूरी यानी कि कुल विस्थापन बटा इस दूरी या विस्थापन में लगने वाला समय। क्लियर है? तो चाल और वेग को वेलोसिटी भी से दिखाया जाता है, क्योंकि वेग की इंग्लिश क्या होती है, वेलोसिटी, तो इसको भी से दिखाया जाता है। दूरी और विस्थापन को, क्योंकि ये क्या होता है, ये दूरी होती है ना, तो इसको हम लोग एस से दिखाते हैं, स्मॉल एस, और समय को हमेशा हम लोग टी से दिखाते हैं, तो इसीलिए लिखा जाता है v इक्वल टू एस अपॉन टी, v इक्वल टू एस अपॉन टी। यानी कि ये हो गया वेग, ये हो गया विस्थापन, और ये हो गया समय, या इसको चाल बोल लो, इसको दूरी बोल लो, और ये समय। क्या अब इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? तो v इक्वल टू एस अपॉन टी, ये बात ध्यान रखना। ओके, अब इसके ऊपर हम लोग इक्का दुक्का सवाल कर लेते हैं, लेकिन सवाल करने से पहले मैं एक दो बात और सिखाना चाहता हूं, तो सुनो बहुत ध्यान से। कभी भी ऐसा लिखा हो कि 10 मीटर पर सेकेंड, क्या मतलब है इस बात का? 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका? तो 10 मीटर पर सेकेंड, चाल और वेग ऐसे ही दिखाते हैं हम लोग, ऊपर दूरी या विस्थापन होता है, नीचे समय होता है, तो ऊपर मीटर में आएगा, अरे ऊपर जो है वो मीटर में आएगा और नीचे सेकंड में आएगा, तो मीटर पर सेकंड होगा हमेशा, या किलोमीटर पर आवर होगा, या किलोमीटर पर मिनट होगा, कुछ ऐसा ही होगा, ऊपर दूरी वाली चीजें और नीचे समय वाली चीजें। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कोई वस्तु, इसका मतलब क्या है कि कोई वस्तु 1 सेकंड में, किसमें, 1 सेकंड में 10 मीटर चलती है, यानी 10 मीटर तक जाती है। मतलब इसका क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि कोई वस्तु 1 सेकंड में 10 मीटर जाती है, या 10 मीटर चलती है, ऐसे लिख लो, या 10 मीटर दूरी तय करती है, कुछ भी लिख लो। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब यही है,
यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आज हम बाइक चला रहे थे तो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला रहे थे। हम लोग ऐसा कहते हैं ना कई बार कि आज हम 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चला रहे थे, 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चला रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब है कि कोई वस्तु 1 घंटे में, कितने में? 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी चलती है। क्या यह बात समझ में आ रही है? 1 घंटे में। अगर ये ऐसे लिखा हो जैसे कि 5 किलोमीटर प्रति मिनट, इसका मतलब क्या है? कि मतलब कोई एक वस्तु है जो 1 मिनट में, कितने में? 1 मिनट में 5 किलोमीटर चलती है। तो ये बात समझ लो कि अगर कुछ भी लिखा हो 10, 20, 50, जैसे कि लिखा हो 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में वो 20 मीटर चल जाती है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है ना? तो पहले तो इस बात का मतलब समझ में आना चाहिए कि आखिर ये हम लोग लिखते हैं तो इस बात का मतलब क्या है। ये मैंने जो तीनों लिखा अच्छे से लिख के दिमाग में फिट कर लेना ये बात। चलो अब सवाल करो, आ जाओ। पहला सवाल हम लोग करते हैं। पहला सवाल है, उदाहरण है, एक वस्तु बिंदु ए से डी तक जाती है। ये ए है और डी तक जाती है, लेकिन डी तक कैसे जाती है? ए से बी 10 मीटर 5 सेकंड में। पहले वो ए से बी जाती है जो कि 10 मीटर है और ये 5 सेकंड में टोटल जाती है, 5 सेकंड में। ठीक है ना? फिर बी से सी 20 मीटर की दूरी है और ये 4 सेकंड में जाती है। फिर ये सी से डी 10 मीटर की दूरी है और ये 2 सेकंड में जाती है। तो कुल दूरी, कुल विस्थापन, कुल औसत, कुल वेग सब बताना है, यहां पे कुल चाल सब बताना है। तो कुल दूरी कितनी हो गई? मुझे लगता है इसमें तो किसी को तकलीफ होनी नहीं चाहिए यार कि कुल दूरी कितनी है। दूरी कितनी है? पहले वो 10 मीटर चला, फिर वो 20 मीटर चला और फिर वो 10 मीटर चला, यानी कि कुल दूरी हो गई 2 3 40 मीटर। इसका टोटल विस्थापन कितना हुआ? यानी कि शुरुआत कहां से हुई और अंतिम कहां हुई, उसके बीच की मिनिमम दूरी। तो ये रहा, ए से शुरू हुआ और डी तक गया, तो ए से डी तक की दूरी कितनी है? तो चूंकि यहां से बी से सी 20 मीटर है तो ये भी तो उतना ही है, तो यानी कि कुल टोटल विस्थापन कितना हो जाएगा? ए से डी की न्यूनतम दूरी, ए से डी की न्यूनतम दूरी की बात चल रही है, न्यूनतम दूरी या न्यूनतम लंबाई। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 20 मीटर। ए से डी जितना होगा उतना ही तो बी से सी होगा, तो बी से सी 20 मीटर है तो ए से डी भी 20 मीटर हो गया। अब आइए चाल के बारे में बात करते हैं। अब यहां पे चाल की टर्म हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग कौन से शब्द का यूज करेंगे? औसत चाल। क्यों औसत चाल बोलेंगे? औसत चाल इसलिए बोलेंगे क्योंकि अब हम लोग 3 अलग अलग दूरियां चल रही हैं, पहले ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे औसत चाल। क्लियर है ना? तो औसत चाल कितनी हो जाएगी? कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल कितनी हो जाएगी? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल टोटल दूरी कितनी है? 40 मीटर। कुल टोटल समय कितना लगा है? तो पहले लगा है 5 सेकेंड, फिर लगा है 4 सेकेंड और फिर लगा है 2 सेकेंड, यानी कि 40 मीटर 5 4 9 2 11 सेकेंड, यानी 40/11 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया औसत चाल। अब आइए, अब हम लोग बात कर लेते हैं वेग की। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेग की। तो वेग क्या है? वेग क्या होता है? विस्थापन। वेग क्या होता है? विस्थापन बटा कुल समय। तो विस्थापन कितना हुआ है? 20 मीटर और कुल समय कितना लगा? यहीं 11 सेकेंड।
यानी हो गया 20/11 मीटर पर सेकेंड। अब ये जितना आए अपना काट कूट के लिख सकते हो तुम लोग। तो देखो यहां पे चूंकि मैंने अभी बोला कि हम लोग समय और हम लोग चाल और वेग को अलग अलग नहीं मानकर एक ही मानेंगे, लेकिन अगर उसने सवाल दे दिया है कि आप अलग अलग मान के सवाल सॉल्व करो, तब तो हम लोग अलग अलग मानेंगे। हम लोग जब इस कंसेप्ट का कहीं यूज करेंगे ना, तब हम लोग सेम मानेंगे। अगर सवाल वो देगा और कहेगा कि अलग अलग ही मान के तुम करो, तब तो हम लोग इसी तरीके से अलग अलग मानकर दूरी अलग मानेंगे, विस्थापन अलग मानेंगे, चाल अलग मानेंगे, वेग अलग मानेंगे और हम सॉल्व करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है ना? ओके, चलिए एक सवाल और देख लो। ए से बी तक जाने पर चाल और वेग बताइए। अच्छा, ए से बी तक, ये ए है और ये बी है, चाल और वेग बताइए। तो यहां पर दूरी कितनी है? 45 किलोमीटर, और विस्थापन भी 45 किलोमीटर, क्योंकि हम सीधी जा रहे हैं। तो जितना दूरी है उतना विस्थापन है, और कुल टोटल समय 3 घंटा लगा। यानी कि चाल क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा 45 किलोमीटर, यानी चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, यानी कि ये 15 किलोमीटर पर घंटा। और वेग कितना हो जाएगा? विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन जितना है उतना ही दूरी है, यानी विस्थापन भी यहाँ 45 ही है, बटा 3 आवर, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे आप देखिए चाल और वेग सेम आ गया। क्यों? क्योंकि हम लोग सीधी लाइन में चल रहे हैं। तो हमेशा हम लोग ऐसे ही चलेंगे, हमेशा ऐसे ही चलेंगे। हम अपने कोर्स में यही पढ़ते हैं कि चाल और वेग जो होते हैं समान होते हैं, यानी कि हमेशा हम लोग सीधी लाइन में ही चलेंगे और सवाल को आगे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात को? तो मैं इस टॉपिक पे ज्यादा सवाल नहीं करा रहा। इस टॉपिक पे 10 से 15 वैरायटी के सवाल कराए जा सकते हैं, बहुत सारी चीजों से कनेक्ट करके सवाल कराए जाते हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल कराए जाते हैं। सिर्फ चाल और वेग का कंसेप्ट यूज करके आईआईटी एडवांस का भी सवाल बनाया जा सकता है, एडवांस लेवल के भी सवाल बनाए जा सकते हैं, सिर्फ इसी 2 कंसेप्ट का यूज करके। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है और बहुत चीजें इसमें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन चूंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और अभी आप लोग 9वीं क्लास में ही हो, 9वीं क्लास से अभी 10वीं में आए हो, तो इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। 11वीं में ये चीजें और डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो हम लोगों ने अभी तक 4 भौतिक राशियां पढ़ डाली, एक दूरी, दूसरा विस्थापन, तीसरा चाल और चौथा वेग। अब एक छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, मात्रक में बदलाव। क्या है ना, कई बार क्या होता है कि सवाल किलोमीटर पर आवर में दिया होता है और आंसर को मीटर पर सेकंड में पूछ लेते हैं, सेंटीमीटर में देकर मीटर में पूछ लेते हैं, ग्राम में देकर केजी में पूछ लेंगे। कहने का मतलब कि वो कुछ दे देकर किसी में पूछ लेंगे और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हम इसको बदले तो बदले कैसे, कैसे सॉल्व करें। ठीक है ना? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने का तो रूल भी याद कई लोग रखते हैं, 5/18, 18/5। लेकिन मैं बोलूं कि मीटर पर सेकंड में ना देकर मीटर पर मिनट में दे दे, तब क्या करोगे? मीटर में ना देकर डेसीमीटर में दे दे, तब क्या करोगे? सेंटीमीटर में दे दे, तब क्या करोगे? तो इन सबके लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, जिस तरीके को हम लोग पढ़ेंगे और उसी रूल के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस जितना पढ़ाया जाए उतना आप लोग पढ़ते जाइए, जितना समझाया जाए उतना पढ़ते जाइए। उसके बाद हम लोग खुद आपको टाइम टू टाइम बताते जाएंगे कि कब क्या करना है। शुरुआत है, इसीलिए हम लोग भी बहुत धीरे हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारी भी स्पीड थोड़ी बढ़ेगी, जब आप लोगों की थोड़ी सी एबिलिटी बढ़ जाएगी तब। ठीक है ना? चलिए, वीडियो कैसा लग रहा है हमें बताते रहिएगा, हमें कमेंट करके बताते रहिए कि हाँ पढ़ने में आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, और किस तरीके का आपको महसूस हो रहा है हमें बताते रहिए। अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, किसी तरीके की आपको लगता है कि हमें सुधार की जरूरत है, तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आपका पॉइंट अच्छा रहा तो हम वो लोग जरूर सुधार करेंगे। अभी कई लोगों की शिकायत ये आ सकती है कि बहुत धीरे धीरे आप पढ़ा रहे हो काफी चीजें, तो इसलिए क्योंकि मुझे हर बच्चे को पहले सामान लाना है।
ठीक है ना। मेरी ये मकसद है कि जो बच्चे बहुत नीचे हैं उनको भी पहले हम लोग एक बराबर ला दें, उसके बाद हम सबका साथ और सबका विकास करें। क्लियर? चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सब कुछ याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस को एक बार अपने से प्रैक्टिस कीजिए, और आप चाहें तो नवी क्लास उठाकर भी उसमें से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूरी, विस्थापन, चाल, वेग के ऊपर जो भी सवाल उसमें है आप कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।